हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत विकास की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। विकास का अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के विभिन्न आयामों जैसे शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक और नैतिक, धार्मिक इत्यादि सभी गतिविधियों को संयुक्त रूप से शामिल करते हुए उसके संयुक्त परिणामों को शामिल करते हुए निर्णय लिया जाता है। उसे हम विकास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विकास। विकास सभी गतिविधियों का संयुक्त परिणाम है, उसी को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। पिछले वीडियो में डिटेल में अर्थ बताया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़ के आगे का वीडियो पढ़िए। आइए हम लोग देखते हैं विकास की विशेषताएँ क्या हैं। विकास की अगर विशेषताएँ, तो पहली विशेषता देखिए, मैं लेक्चर देता हूँ आपको समझने के लिए, समझाने के लिए, और ऐसा नहीं कि मैं नोट्स दे रहा हूँ। आप इसका जितना एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, आपका स्वयं का नॉलेज होगा, स्वयं का ज्ञान होगा, स्वयं का समझ होगा। इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप समझ जाइए इस चीज़ को। फिर चाहे जहाँ पढ़िए, चाहे जैसे रटिए, चाहे जैसे लिखिए, आपका गलत नहीं होगा। बिना अपने ज्ञान के, बिना अपने समझे हुए अगर कुछ आप चीज़ जानते हैं तो वह अधूरा है। तो लेक्चर के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले समझ जाइए, फिर उसको अपने हिसाब से सेंटेंस बना के लिख लीजिए। आगे हम लोग लिखते हैं, विकास की पहली विशेषता क्या है? सार्वभौमिक या सार्वभौमिक प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया। अगर देखा जाए तो सर जितने भी जीवधारी हैं सभी में विकास का स्वरूप पाया जाता है। जैसे पेड़ में बीज होना, फिर पौधा होना, फिर थोड़ा बड़ा होना, फिर उसके बाद तना निकलना इत्यादि जो गतिविधियां हैं, क्रम से फूल आना, फल आना इत्यादि वो प्रक्रिया चलती रहती है। इसी तरह से जीवों में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। एक सार्वभौमिक मनुष्य में भी पाया जाता है, जंतुओं, पशुओं में भी पाया जाता है, ये वनस्पतियों में भी पाया जाता है। यानी जितने भी जीवधारी हैं सभी गतिविधियों में यह विकास का स्वरूप देखा जा सकता है। एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है। अगर हम देखें अपने शरीर, अपने व्यक्तित्व यानी मनुष्य के दृष्टिकोण से अगर हम विचार करें तो विकास मनुष्य के लिए भी है। जैसे गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, एक प्रकार से क्रम भी मिलता है और उस विकास का एक व्यापकता भी मिलती है। जिस तरह से जीव का विकास होता है मनुष्य के शरीर का, उसी तरह से जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वनस्पति में, चाहे जानवर में, सभी जगह पाया जाता है। यानी विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है। अगर दूसरा भी अर्थ लगाएं तो व्यापक प्रक्रिया शारीरिक है, सांवेगिक है, मानसिक है, चारित्रिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है इत्यादि सभी गतिविधियों को शामिल किए हुए है, जो व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक गतिविधियों तक भी, सामाजिक गतिविधियों के से भी संबंधित होती हैं, प्राकृतिक गतिविधियों से भी होती हैं। तो एक प्रकार से विकास क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। दूसरा क्या है? विकास एक क्रमिक विकास क्या है? क्रमिक विकास का स्वरूप होता है। विकास का स्वरूप कैसा होता है? क्रमिक होता है, वो क्रम से होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता हो आगे। जैसे बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद कुछ समय के बाद उसके 5-6 महीने में दांत आएंगे। दांत आने के बाद जो है फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे करने का मतलब हमारा है, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह से जो अवस्थाएं चलती हैं वो क्रम से चलती हैं। उसी तरह से मनुष्य का पहले सिर बनता है, फिर धड़ बनता है, फिर हाथ पैर निकलते हैं इत्यादि सब गतिविधियां होती है। तो कहने का मतलब जो विकास का क्रम है, उसी तरह से बीज, वृक्ष होना, फिर उसमें फूल आना, फल आना, वो सब गतिविधियां होती हैं। तो यानी जो विकास का है एक निश्चित स्वरूप होता है, एक निश्चित क्रम होता है। अगला है विकास का एक व्यापक आयाम होता है। विकास क्या है? एक व्यापक आयाम। व्यापक मतलब उसमें कई दृष्टिकोण शामिल होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, चारित्रिक, परिस्थिति। यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो व्यापक आयाम यानी कई चीज़ों से संबंधित होता है, बहुत सारी चीज़ों से। जितने मनुष्य का जीवन जहाँ जहाँ संबंधित होगा उन सभी का परिणाम ही क्या होता है? विकास होता है। उस सभी का परिणाम ही क्या होता है? विकास होता है। इसलिए इसका आयाम जो है, इसका एक प्रकार से आयाम के इसका क्षेत्र जो है काफ़ी व्यापक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दर में भिन्नता। दर में भिन्नता का तात्पर्य है कि विकास कभी तेज़ी से होता है, कभी मंद गति से होता है, लेकिन विकास कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। कभी भी व्यक्ति जैसे जो पैदा हुआ है इतना छोटा हो जाए बीमार होकर कि वो पैदा होने से भी और छोटा हो जाए तो संभव नहीं, मर जाएगा, वो बड़ा ही होकर मरेगा। बल्कि गर्भावस्था की तरह से छोटा होकर नहीं मरेगा कोई आदमी बीमार होगा। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है
कि इसमें जो दर की भिन्नता पाई जाती है, कभी तेज़ी से विकास होता है तो कभी मंद गति से होता है, लेकिन होता ज़रूर है। विकास कभी शून्य नहीं हो सकता, ना ही विकास कभी ऋणात्मक हो सकता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य, जैसे गर्भावस्था में विकास तेज़ी से होता है, फिर बाल्यावस्था में, फिर उसके बाद जो है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था में तेज, बाल्यावस्था में थोड़ा सा उससे कम, किशोरावस्था में थोड़ा उससे कम, प्रौढ़ावस्था में थोड़ा उससे कम। कहने का मतलब ये है कि एक जो है इसका दर कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, लेकिन न ऋण शून्य हो सकता है न ऋणात्मक। उसकी बढ़ने की गति कम तेज हो सकती है, लेकिन वो शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यानी इसमें जो है दर की भिन्नता तो मिलती है, लेकिन विकास सदैव आगे ही होता जाता है, वह नीचे की ओर या कम नहीं होता। आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति का कई अन्य चीज़ें भी तो उसमें सम्मिलित हैं, कई अन्य गतिविधियाँ, सामाजिक, मानसिक। मानता हूँ कि आदमी का शरीर बीमार पड़ गया, वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या उसका विकास नहीं हो रहा है? उस बीमारी में अनुभव तो वो पा रहा है, ज्ञान पा रहा है, अपना पराया कौन है ये समझ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दर में भिन्नता होती है, लेकिन हर समय आदमी कुछ न कुछ विकास ही करता है। आगे चलिए, विकास गुणात्मक या मात्रात्मक दोनों रूपों में होता है। गुणात्मक का मतलब उसके योग्यता क्षमता की बात है, मात्रात्मक का मतलब उसके शरीर के आकार संबंधी, शरीर के अंगों संबंधी, स्वरूप के संबंधी बातें होती। तो शरीर का जो है विकास जो है गुणात्मक, यानी गुणात्मक उसका पहलू कैसा है, उसका ज्ञान, उसका कौशल, उसका कला, उसकी समझ, तर्क क्षमता इत्यादि है, गुणात्मक पहलू है। मात्रात्मक पहलू में उसका वजन है, उसका आकार है, ये सब चीज़ें हैं। तो शरीर जो विकास में दोनों पहलू शामिल होते हैं, दोनों पहलू क्या होते हैं, विकास में शामिल होते हैं। आगे अगर देखा जाए छठा, तो वृद्धि का संयुक्त परिणाम। अगर हम बात करें वृद्धि की, जैसे अगर हमारी हाइट बढ़ती है तो ये वृद्धि है। हमारे हाइट के संग संग हमारा बुद्धि, हमारी भाषा, हमारी समझ, हमारा व्यवहार बढ़ता है, तो सब मिला करके क्या कहा जाएगा, विकास। तो ये जो वृद्धि है, तो अगर हमारा ज्ञान का वृद्धि और शरीर का वृद्धि, हमारे व्यवहार का वृद्धि, हमारे सोच समझ का वृद्धि, हमारे संवेगों का वृद्धि, सभी वृद्धि को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, विकास। इसीलिए वृद्धि का संयुक्त परिणाम ही क्या होता है, विकास होता है। वृद्धि का यानी अलग अलग क्षेत्रों में हमारी योग्यता, उपलब्धि जो प्राप्त हुई है, जो क्षमता प्राप्त हुई, उन सभी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विकास। तो विकास वृद्धि का संयुक्त सभी वृद्धि का परिणाम होता है। एक यह भी इसकी विशेषता। अगला है सातवां, गर्भावस्था से मृत्यु तक। विकास जो है आदमी के गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, क्योंकि विकास के अंतर्गत वह अपने विभिन्न क्रियाकलापों में उत्तरोत्तर उन्नति, उत्तरोत्तर समझ, उत्तरोत्तर कार्य कारण परिणाम, उत्तरोत्तर मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक गतिविधियों को सीखते हुए अपना जीवन यापन करता है। तो इसीलिए यह गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक चलती है। अगर हम शारीरिक दृष्टिकोण से बात करें तो गर्भावस्था में वृद्धि काफ़ी तेज होती है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा कम शैशवावस्था में होती है, उससे थोड़ा कम बाल्यावस्था में, उससे थोड़ा कम किशोरावस्था में, उससे थोड़ा कम प्रौढ़ावस्था में। एक प्रकार से अगर ये देखा जाए तो शारीर की हमने विकास की बात की, लेकिन मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास, राजनीतिक विकास, ये जो अन्य विकास है वो बढ़ता ही जाता है। वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए अगर विकास का कोई एक पहलू नहीं भी हो रहा है तो दूसरा पहलू, कई पहलू बढ़ते रहते हैं, ऐसी स्थिति पाई जाती है। अगला अगर विशेषता की बात करें तो विकास पहले बाद में वृद्धि। हाँ, विकास पहले होता है, वृद्धि बाद में होती है, ये भी समझना परम आवश्यक। जैसे बीज में पूरे वृक्ष का व्यक्तित्व समाहित है, उसी तरह से व्यक्ति के जिन्स में संपूर्ण उस आगे आने वाले जीव का व्यक्तित्व समाहित होता है। जैसे ही वह जो है गर्भ में आता है जिन्स, वैसे ही क्या होता है, वृद्धि अपने अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग अंगों का, अलग अलग गतिविधियों का विकास करती है। तो विकास पहले है, वृद्धि बाद में है। यानी संपूर्ण चीज़ डेवलप है उस बीज में, तब ना वो वृक्ष बनता है। तो कहने का तात्पर्य एक वृद्धि से पहले विकास है। विकास क्या है, वृद्धि से पहले है। जैसे कोई अगर कोई बच्चा पेट में है तो जिन्स में ही सारी चीज़ें विकसित हो चुकी हैं। अब बस उनका धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में वृद्धि होना ही बाहरी समाज में संयुक्त परिणाम के रूप में विकास कह दिया जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो चीज़ पहले से डेवलप है उसी को हम धीरे धीरे एक एक करके वृद्धि के माध्यम से उसका पूर्ण स्वरूप देखते हैं। तो इसीलिए
विकास जो है वृद्धि से पहले होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। आगे है विकास स्वतः होता है। जैसे बालक को आप शैशवावस्था आने से नहीं रोक सकते हो, शैशवा के बाद बाल्यावस्था आने से नहीं रोक सकते हो। जो व्यक्ति पैदा हुआ है एक दिन जवान होगा, मरेगा, ये क्रम है। ये क्रम आप स्वतः नहीं रोक सकते, यह स्वतः ही आता रहता है। कोई व्यक्ति समाज में रह रहा है तो निश्चित रूप से समाज में वो रह रहा है तो एक दिन सामाजिक प्राणी बन ही जाएगा। यह प्रक्रिया स्वतः ही विकास की घटित होती है, आप इसे रोक नहीं सकते, ना मैं रोक सकता हूँ। जैसे बाल उगेंगे तो बाल झड़ेंगे भी, तो आप झड़ना को नहीं रोक सकते। उसी तरह से विकास में जो जीवन का क्रम है, जो सीखने का क्रम है, यह स्वतः ही उत्पन्न होता है। वह स्वतः ही क्या होता है? उत्पन्न होता है। जैसे बिना क ख ग घ को पहचाने आप शब्द नहीं बना सकते, नहीं लिख सकते हैं आप, तो उसका क्रम है और यह क्रम स्वतः ही अपने आप उत्पन्न होता रहता है। आप अपने ही सीखते जाते तभी वहाँ जा सकते हैं। उसी तरह से जो है विकास जो है ये स्वतः होता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था ये स्वतः ही आता जाता है, आप इसे रोक नहीं सकते। तो विकास एक स्वतः है, अपने आप में ही है, यह इसका अपना स्वतः ही एक गतिविधि चलती रहती है। इसीलिए सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह स्वतः ही एक प्रक्रिया है। तो मुझे उम्मीद है कि विकास को आप व्यवहार से जोड़ करके इसकी विशेषता को समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।